हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वेलकम करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो अगेन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं PYQs ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस किस तरीके के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरीके के क्वेश्चन SSC रेलवे में पूछे जा चुके हैं, उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था की बात हो रही है। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप्स वाज ओरिजिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ? तो नॉर्मली सभी को क्या लगता है? ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बस बात खत्म हो गई? नहीं भाई, बात नहीं खत्म हो गई। आपके सामने ऑप्शन है जिसमें पहला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। क्लियर? तीसरा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान देना आंसर देने से पहले कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? और तब सबसे पहला लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी बताया था कि इस पृथ्वी पर हर एक जगह क्या विद्यमान है? कार्बन, या कहें कार्बन विद्यमान है, प्रेजेंट है। क्लियर? हर चीज में है, ठीक है, हर एक चीज में उपलब्ध है। तो कार्बन के बिना तो आपको ऑप्शन टिक ही नहीं करना है। क्लियर? सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको क्या करने वाली है, बताने वाली है कि ओरिजिन जो एग्जिस्ट किया वो किसकी वजह से किया। क्लियर? तो पहला तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, जिसमें कि कार्बन ऑप्शन में नहीं है, तो ये जयराम जी की हो गए। क्लियर? ये तो निकल गए। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन नहीं है, कार्बन के बिना पॉसिबल नहीं है, हर एक जगह कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट में कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, इट में भी। नेक्स्ट अगेन में ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन नहीं है। अगले में कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन पोटेशियम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स, उसमें होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि हम कहेंगे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो क्लियर हुआ कि इस तरीके का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी यदि है तो भी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे, कर पाएंगे ना? क्योंकि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही क्वेश्चन, और वैसे भी मैम ने बताया है और साइंस में है, लिखा हुआ है कि बिल्कुल मैक्सिमम चीजों में कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो कार्बन तो होना तय है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना भी तय है। यदि इसी ऑप्शन में ऑक्सीजन भी होता तो 4 चांद लग जाती, लेकिन नहीं है, तो हमने किस ऑप्शन को टिक किया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के ऑप्शन को टिक किया माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल बायो कंपाउंड इज, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ऑप्शन देख करके ही आंसर दोगे आप। क्लियर? द एसेंशियल एलिमेंट कह रहा है ऑफ ऑल बायो कंपाउंड, जितने भी बायो कंपाउंड हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा उपयोगी है या सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चों को यदि ऑक्सीजन दिख जाता है ना क्वेश्चन में, तो वो ऑक्सीजन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं रहता है क्वेश्चन। एक्चुअल में ध्यान से पढ़ो कि ऑफ ऑल बायो कंपाउंड, भाई यौगिक की बात कर रहा है, एलिमेंट अवयव की बात नहीं कर रहा। और यदि कंपाउंड की बात कर रहा है तो भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, और हमने देखा है कि हर एक जगह क्या है आपका? कार्बन है, यानी जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कहें कार्बन होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अरे सबसे ज्यादा, हाँ ऑक्सीजन। नहीं भाई, एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ऑल कंपाउंड, सभी यौगिकों में सबसे ज्यादा क्या विद्यमान है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन विद्यमान है या कार्बन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी डन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, मुख्य रूप से जीवित चीजों में पाया जाने वाला एक यौगिक कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। एग्जैक्टली, कार्बनिक यौगिक जो है कोशिकाओं और जीवों की अन्य संरचनाओं को बनाते हैं। क्लियर? हाँ, हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं बिल्कुल,
और जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मुख्य तत्व है। क्या है ये? कार्बन मुख्य तत्व। इसलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए कार्बन आवश्यक है। कार्बन के बिना जीवन, जैसा ही हम जानते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं है, कार्बन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कार्बन हर एक जगह पर प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ मैम। क्या हमने पीएससी का क्वेश्चन किया, सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन था, आई थिंक जहां तक है ना, पहला ही क्वेश्चन था कि सबसे अधिक शर्करा वाला कंटेंट, मतलब जो कंटेन करता है, कौन सा है, जिसमें थे ये सारे ऑप्शन, और हमने टिक किया था फ्रुक्टोज। एंड मैंने बताया था, यदि आपको याद हो, नहीं तो आप बीपीएससी यानी बिहार पीएससी के क्वेश्चन डिस्कशन वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया है अगेन क्या, कि जो सबसे ज्यादा शक्कर कंटेंट करता है, या कहूं कि जो सबसे ज्यादा मीठा होता है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मीठा होता है, तो वह क्या है? बहुत स्वीट होता है ना, वेरी स्वीट कहना चाहिए। क्या है आपका? बहुत स्वीट जो होता है वो है आपका फ्रुक्टोज। यानी कि सबसे ज्यादा शर्करा जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा शर्करा पाई जाती है आपकी फ्रुक्टोज में। और बता दूं कि फ्रुक्टोज को हम और क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। जिसकी वजह से, क्यों कहते हैं फ्रूट शुगर? क्योंकि ये फ्रूट से मिलती है, और हनी से मिलती है जो शक्कर, उसको भी हम फ्रुक्टोज कहते हैं। क्योंकि हनी से मिलने वाली जो शक्कर है, शहद से मिलने वाली शक्कर बहुत ज्यादा मीठी होती है, साथ ही साथ फ्रुक्टोज होता है, साथ ही साथ फ्रूट शुगर होता है, यानी कि कुल मिलाकर के सारी चीजें एक ही हैं। फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है, सबसे ज्यादा मीठी चीनी की बात की जाए तो फ्रुक्टोज। क्लियर? फ्रुक्टोज जो है कहां से मिलता है? तो फ्रुक्टोज जो फ्रूट्स वगैरह में होता है, और इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं ना, ये बताया फ्रूट शुगर कहते हैं। उस दिन के क्वेश्चन में पीएससी में पूछा था, बिहार के अभी लेटेस्ट, क्या पूछा था कि सबसे ज्यादा मीठी चीनी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन थे, हमने फ्रुक्टोज टिक किया था, और तभी बताया था कि जो हनी होती है, शहद होती है, उससे भी हमको फ्रुक्टोज मिलता है। क्लियर? साथ ही फलों से फ्रुक्टोज मिलता है, इसी वजह से हम फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ का क्वेश्चन था कि शहद का प्रमुख घटक है, तो हमने कहा यस, फ्रुक्टोज जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी है। इट मींस आपको ध्यान में रखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इससे कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और घुमा फिरा कर अभी 27 तारीख को पूछा गया है। क्लियर? तो मतलब घुमा करके कभी पूछ लेगा कि जैसे यहाँ पे पूछा शहद का प्रमुख घटक, फ्रुक्टोज बोलेगा, फ्रुक्टोज निम्नलिखित में से किसका प्रमुख घटक? तो शहद ऑप्शन में रहेगा। क्लियर? फ्रुक्टोज जो है सबसे ज्यादा मीठा होता है, इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसी से घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट? ध्यान देने वाली बात ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित जितने भी बने हुए हैं, इसमें से आपको सीक्वेंस वाइज बताना है। किसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बताना है? सीक्वेंस बताना है अकॉर्डिंग टू देयर अणुभार। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ एटम किसमें बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से बताना है। जैसे हमको पता है मेथेन में 1 कार्बन होता है, दूसरे में एथेन में 2 कार्बन होता है, देन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन क्या हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है, तो एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन को हमको एक क्रम में बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ऐसा लग रहा है पहला ही सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? आइए देखते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 4, 6, 8, 10। क्लियर? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन गलत हो गया, एथेन मेथेन पहले आना चाहिए। फिर है ब्यूटेन, एथेन, एथेन ही गलत हो गया, एथेन को पहले आना चाहिए। ब्यूटेन, प्रोपेन, फिर से एथेन मेथेन लास्ट में हो गया, पहले आना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है बॉस।
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये तो बहुत ही इजी सवाल था, लट्टू सवाल था, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना होगा माय डियर स्टूडेंट। यदि आपने क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि किसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन सीक्वेंशियली बढ़ रहे हैं, सीक्वेंशियली बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपने मीथेन को लास्ट में रख दिया, पहले सारी चीजें रख दी, नहीं भाई, सबसे पहले मीथेन आएगा, देन एथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, ऐसे करके चलेगा। और ऐसा नहीं लिखा है तो बाकी तीन ऑप्शन गलत। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक युद्ध में उपयोग किया गया था? Which one of the following was a chemical weapon on the First World War? कुछ याद आया? कल के वीडियो में क्या बताया था? बोला भी था कि मस्टर्ड गैस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के पूछेगा, और आज पूछ दिया। अगेन मस्टर्ड गैस से क्वेश्चन बना कि नहीं बना माय डियर स्टूडेंट्स? बना, मस्टर्ड गैस से क्वेश्चन बना। और देखो आज बन गया वही जो कल मैम ने कहा था कि अगली बार क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस का उपयोग किया गया था, तो आया मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट टाइम बनेगा मस्टर्ड गैस नेचुरल है या आर्टिफिशियल, मतलब बनाई गई है, तो ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियली बनाई गई है। क्लियर? 1930 में इसका पहली बार उपयोग किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन? तो बिल्कुल मस्टर्ड गैस का हमने उपयोग किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? द चारकोल यूज्ड टू डिस्कलर रॉ शुगर। जैसी आपको शक्कर दिखती है ना बेटा एकदम सुंदर सफेद, वैसी एक्चुअल में नहीं होती है। किसी भी चीज को अच्छा दिखने, अच्छा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सीधी बात है। एग्जैक्टली जैसे कि डायमंड, मैंने बताया था डायमंड की प्रॉपर्टी में कि डायमंड कितना टेम्परेचर एंड प्रेशर को झेलता है, तब जाकर के कितनी कटिंग के बाद जाके वो डायमंड शाइन करता है, अपनी प्रॉपर्टी को गेन करता है। एक्चुअल में तो वो रहता है कोयला ही, रहता है कि नहीं रहता है? एग्जैक्टली वैसे जैसी शुगर आपको दिखती है बढ़िया सफेद चमचमाती हुई, वो एक्चुअल में वैसी नहीं होती। जो रॉ शुगर होती है वो शुगर केन यानी गन्ने से बनाई जाती है, तो उसका कलर अलग होता है। उसके कलर को हटाने के लिए, ताकि वह बकायदा क्रिस्टल क्लियर दिखे, सुंदर दिखे, ठीक है, तो वुड चारकोल का उपयोग किया जाता है। किसका माय डियर स्टूडेंट्स? लकड़ी चारकोल का उपयोग किया जाता है। वुड चारकोल इज यूज्ड टू decolorize sugar because it has a highly porous structure providing a large surface area for absorption। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो वुड चारकोल होता है उसका उपयोग हम करते हैं डिकलराइज द रंग विहीन करने के लिए, जो आपकी रॉ शुगर है उसको, क्योंकि यह प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, देयरफॉर इट एब्जॉर्ब कलर्ड मटेरियल फ्रॉम द शुगर। जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया है वो उतना ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा उसके कलर को, है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया हमारा वुड चारकोल मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करने से क्या करता है ये कि मैक्सिमम कलर को एब्जॉर्ब भी करता है माय डियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम कलर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे कौन से ऑप्शन में वुड चारकोल है माय डियर स्टूडेंट्स? पहला ही ऑप्शन है वुड चारकोल का, तो हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और अगली बार के लिए याद भी रखेंगे कि वुड चारकोल नेक्स्ट टाइम पूछा कि कच्ची चीनी को कलर विहीन, रंग विहीन बनाने के लिए कौन से चारकोल का उपयोग करते हैं, तो आप कहोगे लकड़ी का चारकोल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस जीव की आवश्यकता होती थी? किस चीज की आवश्यकता होती थी? प्राचीन काल में नहीं, आज भी होती है, ठीक है। और बहुत अच्छा ट्रिक भी बताया है, यदि याद हो तो। याद है?
चलो भी फिर बताती हूँ। देखो, पहली बात तो कि दही जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है कर्ड में, है ना। जो आपका दही होता है उसमें लैक्टो, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है वो। हम ऐसा नहीं समझेंगे कि बैक्टीरिया जाएगा शरीर में नुकसान होगा, नहीं। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए, जो जैसे हमने कोई भी चीज खाई तो वो एक्चुअल में उतने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, चबाने के बाद जब वो अंदर जाता है तो उनको और तोड़ना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो तोड़ने में मदद करते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसीलिए जब आपको दस्त लग रहा होता है तो जो टैबलेट दी जाती है तो उसमें नॉर्फ्लॉक्सिडिजेट जैसे और भी दवाइयां ऐसी दी जाती हैं जिनमें कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं एक्चुअल में, और वो जीवाणु दिए जाते हैं ताकि जो डाइजेशन प्रोसेस आपका खराब हो चुका है वो नॉर्मल हो जाए और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे। क्लियर? तो एक्चुअल में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सही मायने में सही काम करते हैं आपके पेट के अंदर, इसलिए वो आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, हानिकारक नहीं है। क्लियर? तो जो कह रहा है कि योगर्ट या दही जमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एग्जैक्टली बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। वही वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ का उपयोग थोड़ी करेंगे, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। यदि ये बात पता है तो भी आप आंसर टिक पाओगे, वो एकदम बेसिक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि योगर्ट दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पहले भी बताया है मैंने, दूध दही से रिलेटेड कोई भी बात आए तो सब लैक्टो लैक्टिक यही सब चलता है कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। क्लियर? तो अब बैक्टीरिया कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यदि बैक्टीरिया पूछेगा तो आप बता दोगे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। भाई वायरस से थोड़ी दही जमेगा, नहीं जनता, फंगाई से भी नहीं जमेगा, सब खराब अलग हो जाएगा, प्रोटोजोआ से भी नहीं जमेगा। क्लियर? तो किससे जमेगा? बैक्टीरिया से जमेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वही चीज लिखी हुई है माय डियर स्टूडेंट्स जो मैंने बताया कि जो मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं लिव इन आवर बॉडीज नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर जीवाणु रहते हैं, एक्चुअल में होना चाहिए फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। क्लियर? लेकिन यदि आपको लूज मोशन लग गया धोखे से भी, इसका मतलब है लैक्टोबैसिलस जीवाणु मर चुके हैं, इसलिए कहते हैं दही खाओ, क्योंकि दही में होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही से असर नहीं हुआ नेचुरली तो दवाइयां दी जाती जिसमें होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्लियर? फ्रेंडली बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस कैन हेल्प अस ब्रेक डाउन द फूड। देखो वही चीज लिखी है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड फाइट ऑफ अनफ्रेंडली ऑर्गेनिज्म दैट माइट कॉज डिजीजेस सच एज डायरिया। डायरिया का मतलब वही है जब भयानक टाइप से लूज मोशन लग जाता है ना, उल्टियां होने लगती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, तो वही होता है डायरिया। तो डायरिया से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आप सॉरी डायरिया से बचाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि शरीर में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये भोजन को छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और उनको पचाने में मदद करते हैं। यदि नहीं है लैक्टोबैसिलस जीवाणु तो पाचन क्रिया बिल्कुल बदल जाएगी, खराब हो जाएगी, आपको पता है, जाहिर सी बात है ना। चलिए, तो ये देखो बढ़िया, जो हम नॉर्मली दही खाते हैं ना बेटा, उसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? इतने बड़े बड़े बैक्टीरिया चलते रहते हैं। खैर मत देखना, माइक्रोस्कोप से देख लोगे एक बार तो खा नहीं पाओगे, और खाना जरूरी, एक्चुअल में दही हमारे लिए फायदेमंद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकमिंस्टर फुलरिन है। वाह, ये तो मैम ने क्लास में करवाया है, करवाया कि नहीं करवाया? करवाया है ना। मैम ने बताया है कि बकमिंस्टर फुलरिन, ये भी बताया कि इसकी खोज किसने की थी, और आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन देखते हैं। पहला है कार्बन कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ए क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम विच आर इंटरकनेक्टेड इन अ मल्टीफेस्टेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पेंटागन और हेक्सागन। एग्जैक्टली, या कि पॉलीमर है, पॉलीओलिमर नहीं है भाई। एन आइसोटोपिक ऑफ कार्बन, बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ द अबव, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल सही लिखा है। मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि C60 जो है क्या कहलाता है? फुलरिन कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। और फुलरिन जो है, बकमिंस्टर फुलरिन, ये भी इसका नाम है क्योंकि बकमिंस्टर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी थी, इसलिए हम इसको बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, 60 कार्बन डिफरेंट पेंटागोनल, हेक्सागोनल कहना चाहिए आकार में जुड़ करके 60 कार्बन जुड़ते हैं और क्या बनता है? आपका फुलरिन बनता है, जो कि फुटबॉल की आकृति का होता है। बताया है ना क्लास में। देखो आज क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है एस्पिरिन क्या है।
अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना ऐसा पूछ लेगा ना तो पता नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्पिरिन क्या है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, जो एक्चुअली एस्पिरिन होता है वो है क्या, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो बता दूं कि ये ना दवाइयां बनाने वगैरह में यूज किया जाता है और पेड़ों में पाया जाता है। क्लियर? देखो, एस्पिरिन का उपयोग बुखार को कम करने, वही बात है, दवाई में किया जाता है, और हल्के से मध्यम दर्द, जैसे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, दांत का दर्द हो रहा है, सामान्य सर्दी या सिर दर्द से राहत के लिए, यानी कि पेन किलर में यूज किया जाता है। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात क्या कह रहा है कि पेन किलर में यूज करते हैं, नॉर्मल पेन, बहुत भयानक वाला पेन नहीं। क्या? नॉर्मल पेन किलर के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गठिया जैसी स्थितियों में भी इसका उपयोग करते हैं, सूजन को कम करने के लिए भी करते हैं। साथ ही एस्पिरिन को हम कहना चाहिए, सीधी भाषा में कहना चाहिए कि हम एज अ पेन किलर यूज करते हैं। क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? साथ ही ये कहाँ पाया जाता है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर है एक डायग्राम मैंने रखा है कि वहां पर ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। कुछ खतरनाक टाइप से दिख रहा है क्या? ये पेड़ है, ठीक है ना, और ये जंगल है। खतरनाक टाइप से दिख रहा है यार, क्या? तो ये पेड़ जैसा दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इधर जंगल है, कुछ खतरनाक टाइप से दिख रहा है ना। तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, तो जब हम ऊपर की छाल को निकाल देते हैं तो अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, उसमें कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये व्हाइट जो पार्ट है, इसी में से बनाया जाता है आपका एस्पिरिन, जो एक्चुअल में कहना चाहिए एक तरह का पेन किलर है। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो क्या क्वेश्चन बताओगे? अब एक बात बताओ, एस्पिरिन है क्या, ये तो आप समझ गए, समझे कि नहीं समझे? अगली बार पूछे कि एस्पिरिन का यूज कहाँ करते हैं, तो आपको यूज भी बताया मैंने पहले ही कहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उसके 4 ऑप्शन के साथ साथ उस क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन बना सकता है एसएससी या रेलवे या पीएससी कोई भी, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी, और यही स्पेसिफिकेशन है अद्वैत एजुकेशन की। क्या? तो ठीक है, ध्यान से फोकस करो कि एस्पिरिन अगली बार यूज पूछा तो आप बता पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर पूछा है कि कहाँ से मिलता है, तो सीधी बात अभी आपने देखा कि पेड़ से मिलता है, फ्रॉम ट्री, इसीलिए मैंने ट्री का पिक्चर रखा था ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, एक्चुअली पेड़ से पाया जाता है क्या, एस्पिरिन। क्लियर हुआ? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए, तो फिलहाल आज का सफर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए डिस्कशन के साथ माय डियर स्टूडेंट्स। बायो आने वाला है बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो इंतजार करते रहिए। साथ ही तब तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री चल ही रही है हमारी। क्लियर? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।